हेलो, हरिओम। जैसे हम लोग बात किए थे कि सारे छोटे छोटे चैप्टर के ऊपर हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे, वो भी प्योरली बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन को देखते हुए। तो शुरू करते हैं। छोटा सा आर्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सुनने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है, इलेक्ट्रो भी है और मैग्नेटिक के और वेव है नहीं, तीनों बड़े बड़े चैप्टर को जोड़ के बनाया। उतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल थिंग्स विल कम। जितना बताऊंगा उतना याद रखो, आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे ये वेव के ऊपर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ मास? मतलब अगर कोई मास m है, उसका इक्विवेलेंट एनर्जी कितना होगा? ये आइंस्टाइन थ्योरी से आता है। आप लोग E = mc² वाला प्रिंसिपल पढ़े होंगे। दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। अगर कोई मास m लाइट वेलोसिटी c में मूव करता है, वो कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज एनर्जी लिखेंगे, when a mass m moves with a velocity of light का वेलोसिटी को क्या कहते हैं? c. then it converts into एनर्जी। हाँ, कितना एनर्जी बन जाता है? सो E = mc²। तो एनर्जी बन जाएगा कितना? E = mc²। कोई मास m अगर c वेलोसिटी में मूव करता है तो mc² बन जाएगा। तो इसमें m क्या है? मास। m is mass of particle. It is mass of particle and c is velocity of light, जिसको हम लोग 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड में लेंगे। तो अगर मास को हम लोग kg में ले लेते हैं, अगर मास को kg में ले लेते हैं तो मास इन kg अगर ले लेते हैं, जस्ट ए मिनट, अगर मास को हम लोग kg में ले लेते हैं तो एनर्जी कितना होता है मालूम है? इन kg। तो E is in this much joules। E का वैल्यू क्या हो जाएगा? E will be coming in joules। E आ जाएगा जूल्स में, ये आपको याद रखना है। तो जो एनर्जी है that will be coming in joules, this much joules। m हो गया मास इन kg and c is velocity of light 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। कभी कभार ये चीज आगे भी आएगा। अगर मास mu में दिया है, एटॉमिक मास यूनिट, तो ये याद करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर मास एटॉमिक मास यूनिट में दिया है, when mass is given in AMU, atomic mass unit, the energy is given by energy equivalence। जो इक्विवेलेंट एनर्जी है, इक्विवेलेंट एनर्जी is given by, energy is given by, ध्यान रखना ये फॉर्मूला को, एनर्जी = ये एनर्जी था = मास जितना था इनटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज को याद रखेगा। कोई कोई बुक में 931.5 लिखते हैं, 931 लिखेंगे भी तो चलेगा। सो अगर मास mu में दिया हुआ है, उसका एनर्जी कितना होगा? मास इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज ऑल्सो यूनिट फॉर एनर्जी। मेगा मीन्स 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जनरेटेड? जगह की कमी है तो वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पेज ओनली। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज में देखेंगे, जस्ट ए मिनट। अच्छा,
नेक्स्ट पेज में देखेंगे। हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जेनरेटेड। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, ये चीज सबको समझ में आ गया। जितना बता रहा हूं उतना याद रखना, ज्यादा दिमाग खोलने की कोई जरूरत नहीं है ना, ठीक है। सो व्हाट इज एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ ए मास? When a mass m moves with a velocity c, the energy is, it converts into energy E equal to mc square। अगर मास kg में दिया है, c है मीटर पर सेकंड में, तो एनर्जी जूल्स में आता है। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर। अगर मास a म्यू में दिया हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट, उसका एनर्जी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? मास को मल्टीप्लाई करो 931, जो मिलेगा दैट मच मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना सिंपल है ना? अच्छा, कोई पूछेगा 2 kg मास का एनर्जी कितना है, 2 kg मास का इक्विवेलेंट एनर्जी कितना है? सो सपोज ऐसे पूछेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल हम कहेंगे एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 2 kg मास इज इक्वल टू, kg में दिया है ना, 2 इंटू ये ले लेंगे 3 इंटू 10 पावर 8, so it is 6 into 10 power 8 joules। kg में दिया है। हाँ, अगर ये AMU में दिया होता तो क्या करते? उसके साथ 931 मल्टीप्लाई कर देते, जो वैल्यू आया उतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल्स इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ एनर्जी, नथिंग टू कंफ्यूज। आगे बढ़ते हैं। हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जनरेटेड, हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड। लिखेंगे EM waves are generated by interaction of time varying electric and magnetic fields। EM waves are generated by interaction of time varying electric field and magnetic field। अगर किसी एक जगह ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है और दोनों अवेलेबल है, दोनों समय के साथ बदल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल बी जनरेटेड। कंडीशन क्या हुआ? The condition of generation of EM wave, condition of EMF generation of EMF wave are, दो चीजें याद रखना। EM वेव जनरेट करने का कंडीशन क्या है? दो चीजें, छोटी छोटी चीजें याद रखना। पहला कंडीशन हुआ क्या? पहला हुआ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है तो उसका कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना? बदल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो एक मैक्सिमम वैल्यू होगा ना। The ratio of maximum electric field to maximum magnetic field is equal to C। C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब इसका मतलब हुआ E max by B max, B का मैक्सिमम वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू C। ये हुआ पहला कंडीशन, ठीक है। E max और B max का रेशियो होना चाहिए इक्वल टू C, ये हुआ पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या याद रखना है? EM वेव जनरेट करने का दूसरा कंडीशन क्या हुआ? कंडीशन ये हुआ प्लेन ऑफ oscillation of
E and B. Planes of oscillations of E and B must not be or must be perpendicular. ये जो प्लेन से प्लेन ऑफ ऑसिलेशन किसका, ई और बी का, ये दोनों जो ऑसिलेट कर रहे हैं, दोनों बदल रहे हैं, समय के साथ बदल रहे हैं ना, जो ऑसिलेट कर रहे हैं ये दोनों प्लेन मस्ट बी परपेंडिकुलर, वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होना जरूरी है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई. टू ईच अदर. थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं. सपोज हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, और अब प्लेन लिखने की जगह डायरेक्शंस ऑफ लिख देने से और अच्छा होता है. डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ, ये ठीक रह गया. डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ई एंड बी. ई एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सपोज हम कहेंगे ई ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ई का वैल्यू बदल रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, बी ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो हुआ दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर. अगर ई भी ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही ऑसिलेट कर रहा है तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनेगा. ठीक है. सो दे आर लाइंस ऑफ ऑसिलेशन और डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, और लाइन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ई एंड बी लिखे तो और भी ज्यादा एक्यूरेट रहेगा. आप लिख सकते हो लाइंस ऑफ oscillation of E and B must be perpendicular to each other. So how electromagnetic waves are generated? By interaction of time varying electric field and magnetic field. बस उतना. ठीक है. क्या होना चाहिए कंडीशन? कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदल रहा है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बदल रहा है, दोनों मिलेंगे तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं. कब बनाएंगे? तब बनाएंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा. कब? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू सी. सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट. कितना है? 3 × 10⁸. और क्या होना चाहिए? लाइन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ई एंड लाइन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बी मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर. फाइन, समझ में आया. चलिए आगे बढ़ते हैं. What physical quantity is represented by 1 by μ0 epsilon 0? Remember, this represents velocity. Remember, answer हुआ 1 by μ0 epsilon 0 root over is equal to velocity of light. कैसे हुआ मत पूछो भाई, बहुत दिमाग फोड़ने वाली चीज है. That is equal to c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. μ0 का वैल्यू मालूम है आपको, 4 pi × 10⁻⁷, और एप्सिलॉन 0 8.854 × 10⁻12. दोनों को मल्टीप्लाई करो, रूट ओवर निकालो, आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट. अच्छा, तो व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय दिस? यू से द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट. कभी बार पूछ लेते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ 1 by √of μ0 epsilon 0. अब बोलोगे μ0 का यूनिट तो याद है, epsilon 0 का भूल गया हूँ, कैसे निकाल? नहीं, √of μ0 epsilon 0 होता है 1 by √of μ0 epsilon 0 होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब मीटर पर सेकेंड. तो आप कहोगे यूनिट ऑफ 1 by √of μ0 epsilon 0 is equal to मीटर पर सेकेंड. ये याद रखना, समझ में आया? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी. आप जानते हो कि लाइट का वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है. नहीं, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है. किसी एक मीडियम में लाइट का वेलोसिटी भी है, तो कैसे लिखेंगे v को? 1 by √of μ × एप्सिलॉन. सो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन हुआ v वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम. कैसे निकालेंगे? इट इज 1 by μ × एप्सिलॉन. सर यहाँ पर μ0 एप्सिलॉन 0 लिख रहे थे, हाँ वो c था, it was equal to c, but now it is v, which is mu बड़ा है कि μ0 बड़ा है?
अब जानते हो कि जो आपका म्यू है वो क्या है, म्यू 0 इंटू म्यू आर। जो एप्सिलॉन है वो क्या है, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। तो आपका जो ये v का वैल्यू है, ये v है क्या है, इट इज 1 बाई रूट ओवर ऑफ म्यू एप्सिलॉन। 1 बाई रूट ओवर ऑफ म्यू एप्सिलॉन मतलब ये c से ज्यादा हुआ कि कम हुआ, ये म्यू 0 एप्सिलॉन 0 होता था, अब ज्यादा है मतलब वैल्यू विल बी लेस देन c। दिस क्वांटिटी इज ऑफ कोर्स लेस देन c, सो v इज लेस देन c। कैसे निकालते हैं v? v इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर ऑफ म्यू एप्सिलॉन। किसी भी मीडियम के अंदर से किसी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी निकालने का तरीका हुआ, अगर उस मीडियम का हमें परमिएबिलिटी मालूम है और परमिटिविटी मालूम है, परमिएबिलिटी मालूम है, परमिटिविटी मालूम है, तो 1 बाई रूट ओवर ऑफ म्यू एप्सिलॉन गिव्स यू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। समझ में आया? लेकिन हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप जानते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a EM wave or of a medium is equal to क्या होता है, लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। C is velocity of light in free space, मतलब कितना है, 1 बाय रूट ओवर ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम के अंदर क्या है वेलोसिटी, मीडियम के अंदर क्या है वेलोसिटी, इन मीडियम। क्या होगा फॉर्मूला, इट इज 1 बाय रूट ओवर ऑफ म्यू फॉर द मीडियम, एप्सिलॉन फॉर द मीडियम। इज दैट क्लियर? अभी हमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, चलो वैल्यू डालते हैं। c क्या हो गया, 1 बाय रूट ओवर ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0। नीचे है v का वैल्यू है ये। जब v के वैल्यू लिखेंगे तो क्या ये वैल्यू ऊपर नहीं चले जाएगा, हाँ चले जाएगा। ये कितना हो गया, रूट ओवर ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन। अच्छा, आपको पहले से भी मालूम है कि म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू म्यू आर, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर भी रूट ओवर नीचे भी रूट ओवर पूरा आ गया, अंदर आ गया म्यू इंटू एप्सिलॉन बाय म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू की जगह लिखेंगे म्यू 0 इंटू म्यू आर, एप्सिलॉन 0 की जगह लिखेंगे एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। सो म्यू 0 म्यू आर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर बाय म्यू 0 इंटू म्यू आर एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर बाय म्यू 0 एप्सिलॉन 0। अब ये एक दूसरे को खा गए, कौन, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0, क्या बच गया, रूट ओवर ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। इसका मतलब हुआ कोई एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज गिवन बाय रूट ओवर ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। याद रखना, डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा आपको। तो कोई एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, रूट ओवर ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। क्लियर है? नेक्स्ट, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। ठीक है, पहला हुआ वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस is given by c is equal to 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, है ना,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जैसे हो सकता है कि रिमोट कंट्रोल से जो आप टीवी चलाते हो एक रे निकल के जाता है, मोबाइल से एक रे निकल के जाता है ना। माइक्रोवेव ओवन में जो आप यूज करते हो वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडियो सुनते हो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे करने जाते हो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या बता सकते हो कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप सबसे ज्यादा यूज करते हो? कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सबसे ज्यादा यूज करते हो? अरे भाई लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो ये सारे से लाइट का यूज सबसे ज्यादा है। तो दीज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्री स्पेस में वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी एंड wavelength of an electromagnetic wave. The frequency and wavelength of an electromagnetic wave. The frequency and wavelength of an electromagnetic wave. EM wave are related as C is equal to F into lambda. ठीक है, इट इज C is equal to F into lambda। किसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में फ्री स्पेस में वेवलेंथ ऑफ EM वेव इन फ्री स्पेस वो मेंशन करना जरूरी है। इन फ्री स्पेस, इन free space are related as C is equal to F lambda। तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और C में रिलेशन हो। हाँ कि फ्री स्पेस नहीं है, किसी एक मीडियम के अंदर से जा रहा है तो C के जगह भी रहेगा फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ। और आप पहले भी पढ़ चुके हो ऑप्टिक्स चैप्टर में, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, frequency does not change, velocity changes, so wavelength changes. For that part we have already discussed. Now we are not going to discuss under this article. तीसरा हुआ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रहा है, वो किस डायरेक्शन में जाता है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक जगह इंटरैक्ट किए, एक जगह एक दूसरे को टकराए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में जाएगा? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोजिंग हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसके साथ एक कॉइल ऐसे लगा है, ये है एक अरेंजमेंट। सपोज हम इसके क्रॉस में AC कनेक्ट कर देते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो व्हेन यू अप्लाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज व्हाट विल हैपन? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस विल चेंज। दैट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज चेंजिंग लाइक दिस। अब इसके अंदर से करंट भी बदलेगा और इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनता है, द मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज लाइक दिस। Oh, they are changing in mutually perpendicular directions। तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होंगे। ठीक है, समझ में आ, जनरेट होंगे। क्या जनरेट होके बूंद बूंद करके गिरेंगे? नहीं, तो फिर जाएंगे किधर जाएंगे? इन which direction they will go? What will be the direction of propagation of the electromagnetic wave? We want to know। ये किस डायरेक्शन में जाएंगे? तो वही हम लिखने की कोशिश करें। क्या बोल रहे हैं? The EM wave generated, the EM wave generated moves, और अच्छी बात में लिखे थे, अच्छी भाषा में propagates in direction of E क्रॉस B। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स आपको मालूम होगा, I कैप, J कैप, K कैप। और I cap is the direction of x axis, J cap is the direction of y axis, K cap is the direction of z axis। I क्रॉस J होता है K, J क्रॉस K होता है I, K क्रॉस I होता है J। समझ में आया? I क्रॉस J, I cap क्रॉस J cap is K cap। याद रखना आसान है ना? और आपका J cap क्रॉस K cap होता है I cap, K cap क्रॉस I cap होता है J cap। उल्टा जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा। J cap क्रॉस I cap is equal to minus K cap, K cap क्रॉस J cap is equal to minus I cap, I cap
क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। समझ में आ रहा? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको दिया गया है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग अलोंग से जेड एक्सिस, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे इसे जस्ट एग्जांपल के लिए। इफ E is equal to something I kept, if E is along I kept मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड B is along थोड़ा सी जगह की कमी है, इसको बनाते हैं यहाँ पे और थोड़ा कलरिंग भी कर देते हैं ताकि आपको ब्राइट दिखेगा। यस, ये हो गई चीज, है ना, ये हो गई चीज। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि इफ E is along I कैप मतलब along पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड B is along, चलो आप भी बोल दो, कोई भी एक डायरेक्शन बोल दो, B is along से K कैप मतलब B का ऑसिलेशन हो रहा है किस डायरेक्शन में? along Z एक्सिस is along K कैप। then the direction of or EM wave moves in which direction? In direction of, क्या था फॉर्मूला? E क्रॉस B मतलब I कैप क्रॉस K कैप, I कैप क्रॉस K कैप, I कैप क्रॉस K कैप। अरे ये तो उल्टा जा रहा है, I कैप क्रॉस K कैप मतलब माइनस J कैप। K कैप क्रॉस I कैप होता तो J कैप होता, I कैप क्रॉस K कैप होता है माइनस J कैप। सो इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस J कैप, ये याद रखना है। पहले आपको ये याद रहना चाहिए, I क्रॉस J इज इक्वल टू K, J क्रॉस K इज इक्वल टू I, K क्रॉस I इज इक्वल टू J। उल्टा जाओ तो I क्रॉस K माइनस J, K क्रॉस J माइनस I, J क्रॉस I माइनस K। तो अगर E और B का डायरेक्शन दिया रहेगा, यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बातें समझ में आ रहा है? सिंपल तो है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है। थोड़ा सा आपको याद है, थोड़ा सा मैं याद दिला दूंगा और काम बन जाए। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अगला क्वेश्चन किए जाते हैं और देखते हैं हमें कितना समझ में आया। थोड़ा इसको बढ़िया से लिख देता हूं क्योंकि बहुत जरूरत की चीज है। आई विल से I कैप, J कैप, K कैप, ऐसा अगर आप जाते हो और क्रॉस प्रोडक्ट करते हुए जाते हो तो क्या हो जाएगा? यू विल सी, यस, I क्रॉस J हो गया, K कैप J क्रॉस K हो गया, I कैप K क्रॉस I हो गया, J कैप। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड एवरीथिंग नाउ। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख लिए। क्या हुआ? फ्री स्पेस में वेलोसिटी होता है, फ्री स्पेस में वेलोसिटी होता है c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है? c = λ। तीसरा हुआ कि कौन सा डायरेक्शन में जाता है? इट गोज इन द डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, मतलब सबसे कम वेवलेंथ से सबसे ज्यादा वेवलेंथ में सजा के रखो। ठीक है, तो ये आपको रट्टा मार के याद रखना, देयर इज नो अदर वे। मतलब सबसे कम वेवलेंथ, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसे करके रखेंगे तो ऐसे आता है। मैं लिखता हूं, आप लोग याद रखने की कोशिश करना। सबसे कम वेवलेंथ होता है गामा रे, फिर आता है कौन? आता है एक्स रे। नाम तो सुना होगा नहीं? एक्सरे का वेवलेंथ इससे कम उससे ज्यादा होता है। ठीक है, फिर आता है अल्ट्रा वायलेट रे।
वेवलेंथ किसका है? वायलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड से नीचे, रेड से ज्यादा वेवलेंथ, रेड से ज्यादा वेवलेंथ होने से इसको हम कहते हैं इंफ्रारेड। अब मालूम है कि लाइट में इतने सारे जो कलर है इनमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड का। सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का। तो वायलेट से ऊपर अल्ट्रा वायलेट, रेड से नीचे इंफ्रारेड। याद रखने के लिए आसान हो गया। फिर आता है 6 में माइक्रोवेव। कुकिंग में यूज होता है, आप लोग माइक्रोवेव ओवन रखते हो घर में। फिर आता है, याद रखना, रेडियो वेव। ये क्या हुआ? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। थोड़ा आपको सिंपल कर देता हूं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अगर हम सजा के लिखते हैं तो जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कुछ ऐसे आते हैं। ठीक है, पहले गामा रे, फिर एक्स रे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर लाइट, लाइट में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। मतलब जैसे आप इधर इधर जाते हो वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेडियो वेव। इसके नीचे आता है थर्मल रेडिएशंस, जो मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इतना ही आपको यूज होता है। अगर उल्टा पूछेगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट फॉर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज द सेम, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सबके लिए c बराबर है। ये जितना जोर से भागता है फ्री स्पेस में, ये उतनी जोर से भागता है, ये इतनी जोर से भागता है, ब्लू उतनी जोर से भागता है। इधर क्लियर? अगर ऐसा है तो आप कहोगे कि सबका c बराबर है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी कम है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका? इसका, तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। सो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर कहेगा तो पहले लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। पहले रेडियो वेव, माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, लाइट, फिर अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। तो याद रखना, गामा रे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, इसका वेवलेंथ इज मैक्सिमम। रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, गामा रे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। याद रखना इसको, आपकी इसको रट्टा मार के याद रखना है। देयर इज नो अदर वे टू रिमेंबर। ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 electron volt is how much joules? How you define 1 electron volt? When one electronic charge is accelerated over a potential difference of 1 volt, the kinetic energy gained by it is called 1 electron volt. लेकिन वो आपको डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, पूछेंगे 1 electron volt is how much joules. तो याद रखो, जब कोई q कूलम चार्ज को हम v वोल्ट में मूव करवाते हैं तो एनर्जी कितना होता है? q इंटू v ना। तो हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 1 वोल्ट, दिस मच जूल्स। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल्स। ये आपको याद रखना है, ये अक्सर आता है। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर energy of a photon? Energy of a photon. What is a photon? What is photon? आप कहोगे an electromagnetic wave, लिख देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन में नहीं है, थोड़ा सा लिख देता हूँ। an EM wave is considered as continuous flow of energy packets called photons. Energy of a photon, energy of a photon कितना होता है? आपको याद होगा h इंटू एफ। h किसका हाइट है? नहीं, हाइट नहीं है, प्लांक्स कांस्टेंट है। h क्या है? h इज प्लांक्स कांस्टेंट, है ना। h इज प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट तो सब जानते हैं, लेकिन वैल्यू याद रखने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। वैल्यू क्या है? 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल्स इंटू सेकेंड। ये याद रखना, जूल इंटू सेकेंड। f क्या हो गया? f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव।
फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फोटोन की बात करें उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, समझ में आया? तो जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसका फोटोन का ज्यादा एनर्जी होगा, नहीं? तो सोचो तो आपको अगर पूछेंगे रेड लाइट का फोटोन का एनर्जी ज्यादा है कि ग्रीन लाइट का फोटोन का एनर्जी ज्यादा है, रेड लाइट का ज्यादा है कि ग्रीन लाइट का ज्यादा है? आप जानते हो रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, जिसका फ्रीक्वेंसी कम है उसका फोटोन का एनर्जी कम है, तो रेड लाइट का फोटोन का एनर्जी कम होगा, ग्रीन लाइट का फोटोन का एनर्जी ज्यादा होगा। सो सिंपल। सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय h into f। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिए रहेंगे, फ्रीक्वेंसी दिए रहेंगे, बोलेंगे कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 10 to the power 12 हर्ट्ज। बताओ इसका एनर्जी क्या है फोटोन का, तो दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड टू 10 to the power 12, h into f gives you the energy of the photon। अगर इसको हम थोड़ा और आगे देखेंगे, अभी हम देखें कि जो एनर्जी हुआ फोटोन का कितना हुआ h into f, लेकिन हमें तो मालूम है कि c is equal to f लैम्डा। अगर वेवलेंथ दिया होगा, किसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ दिया है, तो वेवलेंथ दिया है तो फिर c का वैल्यू तो 3 to 10 power 8 है, उसमें से f निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे और सीधे सीधे हम ऐसे लिखेंगे f के वैल्यू क्या हो गया, f हो गया c बाय लैम्डा। f की जगह c बाय लैम्डा लिखो, sc बाय लैम्डा। समझ में आया? अगर h का वैल्यू डालेंगे, c का वैल्यू डालेंगे, लैम्डा यूजुअली आर्मस्ट्रांग में दिया रहता है, आपको याद रखना चाहिए कि 1 आर्मस्ट्रांग इज 10 to the power -10 मीटर, तो इसको मीटर में लिखोगे। लैम्डा अगर मीटर में है, h अगर 6.6 into 10 power -34 जूल सेकेंड है, वो भी MKS यूनिट में हुआ, c हुआ 3 to 10 power 8 मीटर पर सेकेंड में, तो फिर ये एनर्जी कितना बनेगा, दिस मच जूल्स। लेकिन यूजुअली फोटोन का एनर्जी काफी कम होता है, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस किया जाता है। तो अगर ये इतना जूल्स निकला, उसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करेंगे तो ये बन जाता है कितना, आपको याद रखना है 12400 बाय लैम्डा इन आर्मस्ट्रांग, दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखो। सर कैसे हुआ? अब कैसे हुआ बता देते हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो ये जूल्स में हुआ ना, sc बाई लैम्डा इज इन जूल्स, फिर लैम्डा इज इन मीटर। अगर इसको हम कहेंगे लैम्डा आर्मस्ट्रांग में दिया है तो क्या कहेंगे, 10 power -10 मल्टीप्लाई करेंगे, दिस मच जूल्स। और आप पहले से भी देख चुके हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 बाय दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10 power -19 हम डिवाइड करेंगे तो hc बाय जो वैल्यू आएगा दैट विल बी कमिंग आउट टू बी 12400। ये कैलकुलेटेड है, अब सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो और निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं एग्जांपल में, इफ वेवलेंथ of an EM wave is 20,000 Armstrong, find the energy of photon। अब फाइंड क्यों लिखेंगे, हम थोड़ी क्वेश्चन लिख रहे हैं, हम तो आंसर लिख रहे हैं। देन Armstrong, देन लिखेंगे, देन energy of the photon is equal to 12400 और वेवलेंथ ऑलरेडी दिया है 20,000 आर्मस्ट्रांग, तो डिवाइड करो 20,000 आर्मस्ट्रांग, दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंप्लीफाई करना आपका काम है। समझ में आया क्या? और अगर ये शायद 10,000 ले लेते तो हम लोग कैलकुलेट भी कर लेते। मान लो कि 10,000 दिया है, इट इज गिवन 10,000 आर्मस्ट्रांग, तो यहाँ पे भी हम लोग 10,000 ही डिवाइड करेंगे। तो देखो तो 10,000 डिवाइड करो कितना आ गया, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, इट इज 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आसान हो गया। सो रिमेंबर एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय h into f, merely just multiplying h by h with f,
एच का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। एफ दे दिया समथिंग सपोज 10 पावर 14 हर्ज, तो हर्ज में कर लिया उसको, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी 10 पावर 14 इंटू एच का वैल्यू। अच्छा, और अगर वेवलेंथ दिया है और वो भी आर्मस्ट्रांग में दिया है तो क्या लिखेंगे, इट इज 12400 बाई लैम्डा इन आर्मस्ट्रांग। अगर वेवलेंथ ऑफ ए 10,000 आर्मस्ट्रांग तो हम कहेंगे then the energy of the photon is 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अप्रोक्सीमेटेड है, एक्चुअली ये होता है 1.430 1.423 ऐसे होता है, हम लोग अप्रोक्सीमेट के लिए ऐसे लिख सकते हैं, इतना लिखोगे भी तो आपको फुल क्रेडिट मिलेगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ दिया हुआ है और आपको पूछा गया व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, क्या करना है, देखना है क्या वेवलेंथ आर्मस्ट्रांग में दिया है, हाँ आर्मस्ट्रांग में दिया है, अगर नहीं भी दिया है तो इसको आर्मस्ट्रांग में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने के बाद 12400 बाय वेवलेंथ इन आर्मस्ट्रांग गिव्स यू द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एच और एफ करेंगे, एफ का वैल्यू दिया है हर्ज में, एच तो जूल सेकेंड में, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी इन जूल्स, वो जूल्स में रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो कैलकुलेशन मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा और आसान हो जाता है। मैं आपको समझाने के लिए दूसरा क्वेश्चन देता हूं। एन EM wave has frequency say something like 10 to the power 14 hertz, ठीक है, 10 पावर 14 हर्ट्ज। फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन। तो इसमें आपको दो ठो कन्वर्सन करना पड़ेगा। अगर एनर्जी ऑफ द फोटोन जूल में मांगेगा, इन जूल मांगेगा तो H इंटू एफ कर लो। क्या कहेंगे, सॉल्यूशन में कहेंगे एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू एफ। एच हो गया 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई टू 10 पावर 14। सिंपली कर लो, कितना हो गया 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 20 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मांगा है तो इसको करेंगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 20 बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा ना, ऐसे करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। जूल में दिया होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 को डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मोमेंटम ऑफ ए फोटोन? एनर्जी हो गया, मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। हम तो अभी यूज करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आइंस्टाइनियन थ्योरी में क्या बोलता था? आइंस्टाइनियन थ्योरी में बोलता था कि कोई मास m अगर लाइट वेलोसिटी में मूव करता है तो उसका एनर्जी बन जाता है mc²। तो याद रखने के लिए आसान है, हम कहेंगे mc² इज इक्वल टू hf, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन। मालूम नहीं है मास कितना है फोटोन का, से इट इज m, इट इज मूविंग विथ लाइट वेलोसिटी, तो उसका एनर्जी कितना हुआ mc², mc² हो गया hf। अच्छा, मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मास इंटू वेलोसिटी, मतलब m इंटू c। तो अगर हमें निकालना होगा मोमेंटम तो हम कैसे निकालेंगे? याद रखना आसान है, मोमेंटम ऑफ ए फोटोन, इसमें m क्या हो गया, इट इज रिलेटिविस्टिक मास ऑफ फोटोन। फोटोन का मास कितना है पढ़ेंगे, उसको आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मोमेंटम क्या हो गया, इट इज m इंटू सी। अच्छा, mc² अगर hf हुआ, m इंटू सी कितना होगा भाई, hf बाय c। नहीं तो मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज गिवन बाय hf बाय c। लेकिन हमें यह भी मालूम है कि c इज इक्वल टू f लैम्डा। तो f बाय c क्या हो जाएगा, f बाय c की जगह हो जाएगा 1 बाय लैम्डा। f बाय c, c को इधर ले आओ, c को इधर ले आए तो इधर आ गया c। अच्छा, तो फिर लैम्डा किधर आ जाएगा, लैम्डा इधर आ जाएगा, लैम्डा को इधर ले आओ, है ना, लैम्डा को इधर ले आओ। तो f बाई सी कितना हो गया, 1 बाई लैम्डा। f बाई सी की जगह 1 बाई लैम्डा लिख लेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू
h by लैम्बडा। समझ में आया? कहां से आया? समझ में आया? कहां से आया रिलेशन? कहां से आया? फ्रॉम द रिलेशन c इज इक्वल टू f लैम्बडा। यहां से आया कि द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन कैन बी गिवन बाय mc, बट m इज नॉट नोन टू अस। वी एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मोमेंटम कितना हुआ? hf by c। अगर लैम्बडा दिया हुआ है, मोमेंटम कितना हुआ? h by लैम्बडा। ठीक है, फॉर्मूला आपको बताना है। What is the formula for rest mass and relativistic mass of a photon? Rest mass and relativistic mass. Rest mass मतलब अगर कोई फोटोन रेस्ट में है तो उसका मास कितना है? पहले भी हम पढ़ चुके हैं। What is photon? It is a energy packet. एनर्जी का कोई मास तो नहीं होता है, तो हम कहेंगे रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन? यू से 0, जस्ट एनर्जी, उसका कोई मास तो है नहीं। अच्छा, रिलेटिविस्टिक मास निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करते हैं, mc स्क्वायर इज इक्वल टू hf। इसमें से हम लिखेंगे रिलेटिविस्टिक मास कितना है? इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज इक्वल टू hf है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? hf बाय c स्क्वायर। इसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास। याद रखना पड़ेगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। आपको रिलेटिविस्टिक मास इज hf by c स्क्वायर, रेस्ट मास इज 0। फोटोन का रेस्ट मास 0 है, रिलेटिविस्टिक मास hf by c स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज h by लैम्बडा और hf by c, दोनों को याद मत रखो। h by लैम्बडा याद रखोगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि c इक्वल टू f लैम्बडा है, वहां से इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में आप निकाल सकते हो। तो मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज h by लैम्बडा, रिलेटिविस्टिक मास इज hf by c स्क्वायर। नेक्स्ट, व्हाट इज de Broglie theory of matter waves? What is de Broglie theory of matter wave? क्वेश्चन नहीं लिखा है। थ्योरी ऑफ मैटर वेव, मैटर वेव के लिए थ्योरी क्या है? तो डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट निकले, वो बोले कि जब कोई फोटोन मूव कर रहा है उसका मोमेंटम होता है h by लैम्बडा। तो बोले कि कोई मैटर अगर मूव कर रहा है, कोई कार मूव कर रहा है, कोई घोड़ा मूव कर रहा है, कोई आप मूव कर रहे हो, मैं मूव कर रहा हूं, हम ही मूव कर रहे हैं, तो हमारा भी मोशन को हम एक वेव की तरह देख सकते हैं, है ना? तो क्या बोल रहे हो, लिखेंगे थ्योरी क्या कहता है? कहता है ए मैटर इन मोशन कैन बी considered to be associated with a wave whose wavelength is given by लैम्बडा, जिसको क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होता है? कितना होता है वो तो फोटोन से निकाले। फोटोन पे क्या था देखो, तो फोटोन पे क्या था? मोमेंटम क्या था? दी वेवलेंथ क्या था? h by लैम्बडा। मोमेंटम वाज इक्वल टू h by लैम्बडा। तो लैम्बडा क्या हो गया? h by मोमेंटम, है ना? फोटोन को ही कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं मैटर वेव में। मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज h by लैम्बडा। मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज h by लैम्बडा। तो व्हाट इज लैम्बडा? h by मोमेंटम। तो वही लिखे हो, क्या बोले? दी इज वेवलेंथ इज गिवन बाय h by p। p क्या हो गया? p इज मोमेंटम। अगर कोई मास m वेलोसिटी में जा रहा है उसका मोमेंटम होता है m into v। A 5 kg mass is moving with 20 मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम हो गया 5 into 20 100। p के जगह 100, h के जगह h का वैल्यू डाल दो तो मिल गया आपको वेवलेंथ। समझ में आया क्या? तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डी ब्रॉगली थ्योरी। क्या कहता है? मैटर इन मोशन कैन बी कंसीडर्ड टू बी एसोसिएटेड विथ ए वेव whose wavelength is given by lambda is equal to
h/p, जिसमें p क्या है, मोमेंटम ऑफ द बॉडी गिवन बाय m इंटू v। समझ में आया? राइट डी ब्रोगलीज थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट डी ब्रोगलीज थ्योरी फॉर स्टेबल ऑर्बिट्स। क्या लिखेंगे? इन ऑर्बिट of an electron can be a stable orbit, stable orbit for the electron, मतलब इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रह सकता है। अपनी मर्जी का किसी भी ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। जब आप उसको एक्साइट कर देते हो किसी दूसरे ऑर्बिट में चले जाता है, फिर वापस आ जाता है ना। हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना घर होता है। दूसरे घर में जाएंगे तो घूमने जाएंगे, वापस आएंगे, ठीक है। तो स्टेबल ऑर्बिट किसको कहेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन शांति से घूम सकता है, ठीक है। जितना दिन वो घूमते रहेगा कोई तकलीफ नहीं है, दूसरे ऑर्बिट में जाएगा फिर से वापस आ जाएगा। सो एन ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी ए स्टेबल ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन if the length of the orbit is a whole number multiple of de Broglie wavelength of electron, de Broglie wavelength of electron। थोड़ा इसको नीचे ले आते हैं, यहाँ पर बनाने के लिए आसान होगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी थोड़ा छोटा कर देंगे, शायद हमारा काम बन जाएगा। स्पेस प्रॉब्लम हो रहा है तो स्पेस तो हम बना सकते हैं यहाँ पे। ये समझ में आया क्या? हम क्या देख रहे हैं कि कोई एक ऑर्बिट को किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्टेबल ऑर्बिट कब कहेंगे? जब उस इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट का लेंथ ऑफ द ऑर्बिट इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ de Broglie wavelength associated with electron। मतलब तो लेंथ ऑफ द ऑर्बिट, कोई एक ये मान लो ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में कोई एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस ऑर्बिट का जो लेंथ होगा, कितना लेंथ होगा? अगर इसका रेडियस r है तो लेंथ हो गया 2πr। दैट मींस 2πr is equal to a whole number multiple of lambda। lambda क्या है? de Broglie wavelength of the electron। ये हो गया the theory for stable orbit। de Broglie ने भी स्टेबल ऑर्बिट को डिफाइन किए ऐसे, किसी एक ऑर्बिट में किसी एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल फॉर्म में घूम सकता है अगर उस ऑर्बिट का लेंथ इलेक्ट्रॉन का जो de Broglie वेवलेंथ है उसका होल नंबर मल्टीपल है। 2πr is equal to n lambda, जिसमें n का वैल्यू क्या है भाई? n is 1 2 3 and so on। n is equal to 1 होने से फर्स्ट ऑर्बिट होता है, 2 होने से सेकेंड ऑर्बिट होता है अकॉर्डिंगली, बट दैट इज व्हाट इज नॉट इन द थ्योरी, वो तो हम लोग देख लेंगे। तो पता चला कि जो लेंथ ऑफ द ऑर्बिट होगा दैट विल बी ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हम इसको देखेंगे, जैसे मान लो कि कोई वेवलेंथ को ड्रॉ करेंगे, देखो अब ये पूरा एक कंटिन्यूअस वेव बन गया। आपको ये फिगर कर लोगे तो और बहुत बढ़िया रहेगा। कोई ऑर्बिट है और इसका वेवलेंथ के ऊपर हम इसको सुपरपोज करके देख रहे हैं कि इट इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स, ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। तो किसी एक ऑर्बिट को किसी एक इलेक्ट्रॉन का स्टेबल ऑर्बिट कब कहेंगे? उस इलेक्ट्रॉन का de Broglie वेवलेंथ निकालो। कैसे? h/p de Broglie वेवलेंथ कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन का मास तो मालूम है आपको और घूम रहा होगा तो उसका वेलोसिटी भी है। मास इनटू वेलोसिटी गिव्स यू मोमेंटम, h by मोमेंटम गिव्स यू लैम्डा। अगर 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा हुआ, ये सैटिस्फाई किया, n का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हुआ तो हम कहेंगे कि हाँ ये स्टेबल ऑर्बिट है। समझ में आया?
तो आपको क्या लिखना है डी ब्रॉगली थ्योरी करने के लिए? अगर इतना सारा चीज याद नहीं आया सपोज, तो ऐसे फिगर बना देना, ये वेवलेंथ दिखाने की जरूरत नहीं, खाली आर दिखा देना, 2 पाई आर स्क्वायर एन लैम्डा लिख लो, जितने भी मार्क होगा उसका 70% मार्क मिलेगा। डी ब्रॉगली थ्योरी सेज इट इज 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, फिर आर इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हाँ, तो क्या लिखना है? अगर इसको शॉर्टकट में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? थ्योरी फॉर स्टेबल ऑर्बिट को क्या लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, थ्योरी फॉर स्टेबल ऑर्बिट, क्योंकि लंबे लंबे डेफिनेशन आपको याद रखने में दिक्कत होता है। ऑर्बिट क्या है? इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, उसमें आर इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये लिखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, n इज ए होल नंबर 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी लिख दो चलेगा। थ्योरी फॉर स्टेबल ऑर्बिट ऐसा लिखोगे भी तो यू विल गेट फुल क्रेडिट। समझ में आया? मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एग्जाम में लिखने के लिए करने के लिए जो आसान हो जाए। मेरा जो थ्योरी मैं आपको दे रहा हूं इसमें से आप 100% आंसर 100 आउट ऑफ 100 नहीं मिलेगा, बट यू विल गेट ए गुड मार्क। ठीक है, जिनको बहुत अच्छा मार्क रखना है, फिजिक्स में रखना है आउट ऑफ 70, अब मान लो कि आपको 68 69 रखना है, तो आपको तो पीडीए वाला डेफिनेशन लिखना ही पड़ेगा। नहीं सर फिजिक्स में मुझे 70 नहीं चाहिए सर, 50 मिल जाए तो मैं बल्ले बल्ले करूंगा, तो इन दैट केस यू कैन राइट लाइक दिस। समझ में आ रहा? फाइन। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। ये सब आपका 2-3 मार्क वाले क्वेश्चन में आएंगे, वो पूछेंगे व्हाट इज डी ब्रॉगली थ्योरी, थ्योरी फॉर स्टेबल ऑर्बिट एंड वेरीफाई डी ब्रॉगली थ्योरी फॉर स्टेबल ऑर्बिट बाय बोर थ्योरी। ये सब मिलके आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तीनों बिट को जोड़ देंगे, या फिर कोई एक बिट पूछ लेंगे 2-2 मार्क के लिए, हर एक बिट को 2-2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बात, चलिए अब पूछा है कि हमें वेरीफाई करना है डी ब्रॉगली थ्योरी फॉर स्टेबल ऑर्बिट बाय बोर थ्योरी। बाय बोर थ्योरी an orbit is a stable orbit for an electron if the angular momentum of the electron is given by mvr is equal to nh by 2 pi। ये तो आप तो पढ़े हो। n क्या है? n इज ए होल नंबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। r क्या है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लिख लेना, v हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चीजें आपको मालूम है, ठीक है। जैसे आपको ये सारा चीजें मालूम चल गया, अब ये हो गया बोर थ्योरी फॉर स्टेबल ऑर्बिट। हमें क्या पूछा गया? हमें पूछा गया है, हमें वेरीफाई करना है कि जो डी ब्रॉगली बोल रहे थे वो भी सही है, बोर जो बोल रहे थे वो भी सही है, दोनों सही है। तो मतलब दोनों एक ही चीज बोलना चाहिए, है ना। आप बोलोगे कोई जानवर को देख के घोड़ा है, कोई दूसरा बोल रहा है कि जानवर एक्स है, तो मतलब एक्स का मतलब घोड़ा होना चाहिए, जरूरी है। तो दोनों का बराबर चीज आना चाहिए स्टेबल ऑर्बिट के लिए थ्योरी। ये क्या बोल रहे थे? 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। ये क्या बोल रहे हैं? mvr इक्वल टू nh बाय 2 पाई, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें, तो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, फ्रॉम डी ब्रॉगली थ्योरी हम जानते हैं कि क्या था डी ब्रॉगली थ्योरी स्टेबल ऑर्बिट के लिए? 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। फिर लैम्डा क्या है? इट इज वेवलेंथ,
किसका? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कैसे निकालते थे डी ब्रॉगली वेवलेंथ? याद है क्या? h by p that is h by mv। तो वैल्यू डाले 2 pi r is equal to n h by mv। तो mv को इधर ले आओ, क्या मिला? mvr is equal to nh by 2 pi को इधर ले आओ, आ गया 10। इट इज वेरीफाइड। समझ में आया क्या? वो जो बोल रहे हैं डी ब्रॉगली भी वही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जितने क्वेश्चन आपको आना चाहिए वो खत्म हो गया। ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ो आपका बोर्ड का काम निपट जाएगा। फिर देखेंगे अगले आर्टिकल में, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।